रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी स्पर्श का पाठ 4 धीरंजन मालवीय वैज्ञानिक चेतना के वाहक। इसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय और पाठ का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक, अर्थात वैज्ञानिक चेतना लाने वाले एक राही जो कि समाज में वैज्ञानिक चेतना लाना चाहते थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुवारावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। ये एमए, एमएससी, सांख्यिकी, एमबीए और एलएलबी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। तो वैज्ञानिक जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने वाले वाहक, लोगों तक पहुंचाने वाला जरिया। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। तो धीरंजन मालवीय की पुस्तक है विश्वविख्यात वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक। ये बच्चों आप याद कर लेना, ये इनकी पुस्तक का नाम है। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया गया है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन का इन्होंने क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, उसमें इन्होंने उनके संघर्ष का, उनके जीवन में जो संघर्ष आया था उसके बारे में इन्होंने उसमें विवरण दिया है। कि वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। तो देखिए, मात्र 18 साल की उम्र में इन्हें नौकरी मिल गई थी, इन्हें जॉब मिल गई थी। इनकी प्रतिभा से उनके अध्यापक तक अर्थात आश्चर्यचकित थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रमन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे, अर्थात वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम नाम भारत के चंद्रशेखर वेंकट रमन का ही आता है। तो ये आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र अर्थात महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में हैं। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन का संघर्ष में जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी का ये पाठ बखूबी करता है, अर्थात उनका क्या संघर्ष रहा उन सब के बारे में जानकारी देता है। तो अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था।
ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को उठाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रामन केवल भावुक प्राकृतिक प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर उठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। जब वह प्रकृति प्रेमी थे, वह समुद्र में जा रहे थे जहाज से, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। समुद्र को देखते हुए उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। जब उन्होंने जवाब ढूंढ लिया तो विश्वविख्यात अर्थात सभी लोग उन्हें जानने लगे। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों का ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का वास्तविक विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। वह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। काम चलाऊ छोटे मोटे जो उपकरण होते थे, उनसे वो अपना शोध कार्य करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर से कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की एक मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। तो इसका आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।